प्रश्न 10 निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। 1. विक्रय तथा उपनिधान सेल एंड बेलमेंट। 2. विक्रय तथा भाड़ा क्रम सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। 3. विक्रय तथा गिरवी सेल एंड प्लेज। 4. विक्रय तथा दान सेल एंड गिफ्ट। 5. विक्रय तथा पट्टा सेल एंड लीज। 6. विक्रय तथा विनिमय सेल एंड बार्टर और एक्सचेंज। उत्तर। 1. विक्रय तथा उपनिधान सेल एंड बेलमेंट। विक्रय सेल। 1. विक्रय द्वारा किसी वस्तु का स्वामित्व हमेशा के लिए हस्तांतरित हो जाता है। 2. विक्रय के माल का हस्तांतरण करने वाला स्वयं उसके बदले में मूल्य प्राप्त करता है। 3. इसमें क्रेता को माल से संबंधित सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, वह माल का इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। 4. इसमें वस्तु वापस लौटाई नहीं जाती है। उपनिधान बेलमेंट। 1. उपनिधान में कुछ समय के लिए स्वेच्छापूर्वक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का हस्तांतरण होता है। 2. उपनिधान में माल का हस्तांतरण करने वाला स्वयं उसको मूलधन में वापस पाने का अधिकारी होता है, अर्थात इसमें मूल्य नहीं होता है। 3. इसमें उपनिधान ग्रहीता को ये स्वतंत्रता नहीं होती है, वह विनिर्दिष्ट रीति से ही वस्तु का उपयोग कर सकता है। 4. इसमें वस्तु को निश्चित समय की समाप्ति पर या उद्देश्य पूरा होने पर वापस लौटा दिया जाता है। 2. विक्रय तथा भाड़ा क्रय सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। विक्रय सेल। 1. विक्रय में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को तुरंत हो जाता है। 2. विक्रय में क्रेता का होना आवश्यक होता है। 3. विक्रय की संविदा पूरी होने पर माल को क्रेता लौटा नहीं सकता है। 4. विक्रय में क्रेता का उत्तरदायित्व होता है कि वह वस्तु को खरीदे। भाड़ा क्रय हायर परचेस एग्रीमेंट। 1. इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि भाड़े की सभी किस्तों का भुगतान न कर दिया जाए। 2. इसमें माल को भाड़े पर लेने वाले को माल को क्रय करने का अधिकार मात्र होता है, जिसका चाहे वह उपयोग करे या नहीं। 3. इसमें भाड़े पर लेने वाले माल को किसी भी समय लौटाया जा सकता है तथा भाड़ा देना बंद किया जा सकता है। 4. भाड़ा क्रय में भाड़ेदार को विकल्प होता है कि सारी किस्तें अदा करके माल को वह खरीद ले या किसी भी समय माल को लौटाकर भाड़ा क्रय के करार को समाप्त कर दे। 3. विक्रय तथा गिरवी सेल एंड प्लेज। गिरवी की दशा में ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ समय के लिए वस्तु के कब्जे का हस्तांतरण कर दिया जाता है, जबकि गिरवी रखने वाला ऋण अदा कर देता है तो है ऋणदाता गिरवी रखी हुई वस्तु को वापस कर देता है। इस प्रकार गिरवी रखना विक्रय से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि रहन अथवा गिरवी में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, केवल कुछ समय के लिए कब्जे का हस्तांतरण हो जाता है। इसके विपरीत विक्रय में वस्तु का सदैव के लिए कब्जा और स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है तथा बाद में उसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है। 4. विक्रय तथा दान सेल एंड गिफ्ट। विक्रय में मूल्य प्रतिफल के रूप में लेना अनिवार्य होता है तथा जिसे आवश्यक रूप से मुद्रा में होना चाहिए, जबकि दान निःशुल्क होता है, अर्थात इसमें प्रतिफल नहीं होता है। दान के माल का हस्तांतरण निःशुल्क होता है, जबकि विक्रय में प्रतिफल के बदले। 5. विक्रय तथा पट्टा सेल एंड लीज। विक्रय में संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व विक्रेता को अंतरित हो जाता है, जबकि पट्टे में ऐसा नहीं होता है, वरन संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार मात्र अंतरित होता है। पट्टाधारी केवल उस संपत्ति का उपयोग ही करने का अधिकारी होता है, जबकि संपत्ति का स्वामी पट्टाकर्ता ही बना रहता है। विक्रय के पूर्ण होने के बाद क्रेता माल का पूर्ण स्वामी हो जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के अनुसार पट्टा अचल संपत्ति का होता है, जबकि माल का विक्रय चल संपत्ति का होता है। 6. विक्रय तथा विनिमय सेल एंड बार्टर और एक्सचेंज। विक्रय में प्रतिफल कीमत के रूप में प्राप्त राशि होती है, जबकि विनिमय में प्रतिफल कीमत न होकर माल के बदले में माल होता है, अर्थात जहां प्रतिफल कीमत के रूप में है वहां विक्रय है तथा जहां वस्तु माल के बदले में दिया गया है वहां विनिमय होता है। माल, भावी माल एवं विशिष्ट माल। प्रश्न 10 माल शब्द की परिभाषा देते हुए भावी माल एवं विशिष्ट माल। अभिव्यक्तियों को समझाइए। डिफाइन द टर्म गुड्स एंड एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस फ्यूचर गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स। उत्तर पाल, भावी माल एवं विशिष्ट माल। माल विक्रय अधिनियम में शब्द माल का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण अधिनियम इसी अभिव्यक्ति पर आधारित है। दैनिक जीवन में भी हम इस शब्द का उपयोग करते ही रहते हैं, लेकिन जिस भाव में हम इसका प्रयोग करते हैं वह विधिक भाव से कुछ भिन्न है। फिर माल विक्रय अधिनियम में माल को भी 3 श्रेणियों में रखा गया। 1. माल, 2. भावी माल एवं 3. विशिष्ट माल। माल गुड्स अधिनियम की धारा 2(7) में माल शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार माल से अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बंध या उसकी भाग बनी हुई ऐसी चीजें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो। Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to a forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. इस प्रकार अनुयोज्य दावों तथा धन को छोड़कर बाकी समस्त चल संपत्तियों को इस धारा के अर्थों में माल माना गया है। अंश प्रमाण पत्रों को माल माना गया है क्योंकि यह चल संपत्ति है। डिक्री को भी चल संपत्ति होने से माल की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है।
लेकिन करेंसी नोट माल नहीं है। जबलपुर केबल नेटवर्क प्रा ली बनामी SPN सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा ली AIR 1999 में प्र 271 निर्णीत किया गया कि ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) के अर्थों में माल माना गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती नीला अशोक नायक AIR 2000 बंबई के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिभूति के रूप में बैंक में गिरवी रखी गई FDR माल है। कृत्रिम रूप उत्पन्न की गई विद्युत रोशनी ऊर्जा जिसका प्रसारण सब ग्राहकों को OFC नेटवर्क के द्वारा किया जाता है माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(7) के अंतर्गत माल है। भारत एयरटेल लिमिटेड बंगलौर बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2009 कर्नाटक 235 गाय माल शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है। श्रीमती करुणा हवलदार बनाम श्रीमती हशी रानी हवलदार निर्णीत 10 अक्टूबर 2018। भावी माल फ्यूचर गुड्स भावी माल से वह माल अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है। धारा 2(6) फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल। भावी माल की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि यह ऐसा माल होता है जिसका अस्तित्व संविदा के समय नहीं होता बल्कि वह संविदा करने के बाद 1 तैयार किया जाता है या 2 उत्पादित किया जाता है या 3 अर्जित किया जाता है। उदाहरण इलस्ट्रेशन यदि कोई व्यक्ति अपने गोदाम में रखे तिल का तेल निकाल कर उसका विक्रय करना चाहता है तो तेल निकालने से पूर्व कर ली गई संविदा में ऐसा तेल भावी माल कहलाएगा क्योंकि संविदा के समय वह अस्तित्व में नहीं है। सामान्यतः संविदाएं ऐसे माल के बारे में की जाती हैं जो तत्समय अस्तित्व में होती हैं। विशिष्ट पाल स्पेसिफिक गुड्स यह एक विशिष्ट प्रकार का माल होता है जो संविदा के समय अस्तित्व में भी होता है और उसे पहचान भी लिया जाता है। अधिनियम की धारा 2(14) में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई। विशिष्ट माल से वह माल अभिप्रेत है जिसकी विक्रय की संविदा किए जाने के समय पहचान की गई हो और जिसके विषय में करार किया गया हो। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एंटर्ड इनटू। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट माल के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1 वह संविदा के समय अस्तित्व में हो। 2 संविदा के समय उसे पहचान लिया गया हो तथा 3 ऐसे माल के संबंध में करार किया गया हो। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि संविदा के द्वारा केवल सभी माल का परिधान किया जाना होता है जिसे संविदा के समय पहचाना गया है।